हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग की रिविजनरी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं हर एक चैप्टर वाइज वीडियोस बना के डाल रहा हूँ यूट्यूब में। एंड मैं उसके साथ साथ उसका एक समरी चार्ट भी बना के डाल रहा हूँ, एंड दैट कवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टर्न इनटू एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ और मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट्स जो पास्ट एग्जाम में स्टूडेंट्स ने गलतियां की थी, ताकि आप उनको भी ना दोहराएं। ठीक है, सो दैट यू शुड नॉट रिपीट दैट। So today we are going to discuss departmental accounts that has a weightage of 8 marks in the exam. So let's discuss this. तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हमें ये समझना होगा कि हम लोग क्यों बनाते हैं और डिपार्टमेंट क्या होता है। तो कोई भी कंपनी जो होती है वो अपने बिजनेस को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लीजिए आईटीसी, तो उसका भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है। एक हो गया क्लोथ्स का डिपार्टमेंट हो गया, एक हो गया उसका रिटेल का डिपार्टमेंट हो गया, एक हो गया उसका सिगरेट्स का डिपार्टमेंट हो गया, एक हो गया उसका स्नैक्स का, जैसे बिस्किट्स हो गया, ये सब का डिपार्टमेंट है उसका। तो अब सपोज कीजिए, अब यहाँ पे ये डिपार्टमेंट हो गया। अब डिपार्टमेंट भी ना बहुत तरह के होते हैं। जैसे आपका एक डिपार्टमेंट हो गया कि अपना अलग अलग काम करेगा डिपार्टमेंट। जैसे बिग बाजार, उसमें एक साइड में आपको वेजिटेबल्स मिल रहा है, एक साइड में आपको ग्रोसरीज मिल रही है, अदर्स एक साइड में आपको कुछ और भी से कॉस्मेटिक्स के सामान मिल रहे हैं। तो उन दोनों डिपार्टमेंट को आपस में कोई मतलब नहीं है, वो अपना अपना सामान बेच रहे हैं। एंड एक दूसरा टाइप का डिपार्टमेंट होता है जिसमें उसको बोलते हैं लोग असेंबली लाइन डिपार्टमेंट। वो क्या होता है कि उसमें एक डिपार्टमेंट को सामान बनाता है, उसको बना के दूसरे डिपार्टमेंट को बेचता है, दूसरा डिपार्टमेंट उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन करता है एंड वो फिर दूसरे डिपार्टमेंट को बेचता है। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेंबली लाइन डिपार्टमेंट। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो क्या करता है, एक डिपार्टमेंट कार का मॉडल बनाया, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा, दूसरा डिपार्टमेंट उसमें इंजन लगाया, और फिर तीसरे डिपार्टमेंट को, तीसरा डिपार्टमेंट से क्या होगा, अलग से फिर उसमें सारा फर्नीचर का जो सामान लगता है वो सब लगा देगा, उसके बाद फिर फाइनल करेगा, फिर बेच देगा। तो ये डिपार्टमेंट्स होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं और क्या इसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं? तो नहीं, हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट को एनुअल रिपोर्ट में रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसके लिए आपके लिए अलग एक एएस है जो आपके ग्रुप 2 में डील करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आता है आपका, तो क्यों बनाया जाता है ये वाला चीज? तो ये वाला बनाता है इसलिए, सपोज कीजिए आईटीसी के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट टोटल एज अ कंपनी आईटीसी को मालूम है कि उसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, बट वो देखना चाहती है कि इंडिविजुअली डिपार्टमेंट्स ने कितना कमाया है। तो वो कैसे देखेगी? तो हर डिपार्टमेंटल का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट होगा तो ही जान पाएगी ना। या फिर सपोज कीजिए आईटीसी सोच रही है कि जिस डिपार्टमेंट में जितना प्रॉफिट अर्न हुआ है उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉइज को बोनस दे हम, तो कैसे देखेगी? वो प्रॉफिट बना हुआ होगा तो ही देख पाएगी ना। तो इन सब पर्पसेस के लिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है। या फिर ये भी देखती है कंपनी से कौन सा डिपार्टमेंट इनएफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें क्या अपडेट करना है, या फिर किस डिपार्टमेंट को मैं शट डाउन कर दूं वो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सब चीज डिसीजन मेकिंग के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहां पे ये डिस्कस करना है कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनेगा कैसे। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इज नथिंग डिफरेंट। जैसे आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट पहले बनाते थे, आपको डिट्टो सेम बनाना है। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर अस ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट व्हिच वी विश टू मेक अर्लियर। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए ये आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है, दो डिपार्टमेंट के साथ वाला। इसमें दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए हो गया एंड डिपार्टमेंट बी हो गया, डिपार्टमेंट ए हो गया, डिपार्टमेंट बी हो गया। तो हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएनएल में क्या लिखते थे? सबसे पहले हम लोग लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, तो ये इसमें भी आएगा। फिर हम लोग लिखते थे टू परचेजेज, वो इसमें भी आएगा। फिर हम लोग लिखते थे कोई और अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो भी इसमें आएगा। फिर हम लोग क्या लिखते थे? बाय सेल्स लिखते थे, वो भी आएगा इसमें। फिर हम लोग लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो भी इसमें आएगा। और इसके बाद हम लोग यहां पे निकाल लेते थे अपना टू ग्रॉस प्रॉफिट, एकदम सेम है, इसमें भी वैसे ही आएगा आपका। तो सर डिफरेंस कहां हुआ? अब चलिए हम लोग चलते हैं पीएनएल अकाउंट पे। तो यहां पे हम लोग क्या करते थे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट कर देते थे। और फिर अगर कोई इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है कोई, एंड यहां पे हम लोग कहते थे कोई अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और
यहाँ पे फाइनली हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट। ये था आपका, इस तरह से बनता था। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट भी सर इस तरह से ही बनता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब तो हमें ये समझना है कि तो फिर हम लोग स्पेसिफिकली ऐसा क्यों इसके लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें जो डिफरेंस है मैं अब उसको हाईलाइट करता हूं। तो यहां पे आता है टू इंटरनल ट्रांसफर, यहां पे आएगा बाय इंटरनल ट्रांसफर, बाय इंटरनल ट्रांसफर। और आपका इसमें कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है और इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो वो क्या है सर, वो जो वो बताइए। तो मैं इसको एक बार होल्ड पे रख रहा हूं, इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। मैं इसके बारे में बताता हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। तो जैसे कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस का बात बोलिए, जैसे क्या होता है कैरेज आउटवर्ड, तो वो किस पे लगता है, जब आप सेल करते हैं तो उस पे आपका लगता है कैरेज आउटवर्ड। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको बोल देगा पूरे कंपनी का कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस इतना है, आपको इन दोनों डिपार्टमेंट में उसको एलोकेट करना होगा। तो किस रेशियो पे एलोकेट करेंगे, आप उसको एलोकेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो। फिर आपको बोल देगा कि रेंट एक्सपेंस ऑफ द कंपनी इज दिस मच, देन हाउ विल यू एलोकेट दैट एक्सपेंस। सो रेंट एक्सपेंस विल बी एलोकेटेड टू बोथ द डिपार्टमेंट्स इन द रेशियो ऑफ एरिया यूज्ड बाय बोथ द डिपार्टमेंट। और वो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। एंड देन कम्स, आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा सैलरी कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज दिस मच, देन हाउ विल यू एलोकेट दैट। तो उसको हम लोग एलोकेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ employed by each department, employed by each department, मतलब कितने दोनों डिपार्टमेंट से कितने कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उसके रेशियो पे आपको एलोकेट कर देंगे। तो इन सब रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि किस रेशियो में एलोकेट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए सर ऐसा अगर कोई एक्सपेंस है जिसका रेशियो नहीं दिया हुआ है या जिसको हम लोग एलोकेट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में क्या करें। तो उसके लिए बनता है अब आपका यहां पे दूसरा चीज, ये है आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें आता है आपका टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां से आया, ये नेट प्रॉफिट यहां से आया आपका डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का। अब आता है दो नया चीज, सॉरी टू नहीं होगा, ये बाय होगा, माय मिस्टेक। अब आएगा यहां पे बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। सर ये क्या चीज है बताऊंगा मैं। यहां पे आएगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व एंड अब आता है आपका क्वेश्चन कि सर जो एक्सपेंस को मैं अलोकेट नहीं कर सका उसका क्या करूं। तो उसको आपको डालना होगा यहां टू जनरल एक्सपेंसेस। मतलब कौन से एक्सपेंसेस, जो अनएलोकेबल हैं, जो अनएलोकेबल हैं, अनएलोकेबल एक्सपेंस आएगा यहां पे, ठीक है। और अब इसके बाद जो निकलेगा वो निकल जाएगा आपका टू नेट प्रॉफिट। और आप इस नेट प्रॉफिट को एनुअल रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हो, इस नेट प्रॉफिट को, ये दो नहीं जाएगा नेट एनुअल रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में ये प्रॉफिट जाएगा। तो सर हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि इंटरनल ट्रांसफर टू में क्या होता है, इंटरनल ट्रांसफर बाय में क्या आता है, आपका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्या है, मुझे ये बता दी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का बात आपको समझ में आ गया होगा, इनडायरेक्ट इनकम का बात आपको समझ में आ गया होगा। मतलब नेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को दोनों डिपार्टमेंट में एलोकेट करना है इन द बेसिस ऑफ द रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इंटरनल ट्रांसफर के बारे में और स्टॉक रिजर्व के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं। तो अब हमें दो चीज पढ़नी है। सबसे पहला क्या है, इंटरनल ट्रांसफर क्या होता है, एंड दूसरा बात क्या है, स्टॉक रिजर्व क्या होता है। स्टॉक रिजर्व में आपको दो चीज समझना है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्या होता है एंड क्लोजिंग क्या होता है, आपको ये समझना है, ठीक है। आइए एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए आपकी कंपनी में दो डिपार्टमेंट है ए एंड बी। ए बी को कोई गुड्स भेज रहा है, सपोज कीजिए ए का कॉस्ट था 100 रुपीज, तो ए कितना में भेज सकता है, तो ए के पास ऑप्शन है भेजने का। देखिए क्या,
सबसे पहला ए कॉस्ट पे भेज सकता है, दूसरा ए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे भेज सकता है, ये चीज होगा। तो हम लोग दोनों एग्जांपल लेके समझते हैं उसमें क्या होता है। तो इस एग्जांपल से हम लोग दो बात समझेंगे, पहला इंटरनल ट्रांसफर क्या होता है, दूसरा समझेंगे स्टॉक रिजर्व क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हम लोग ए के बुक्स में ट्रेडिंग और पेंडल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए ए ने गुड्स भेजा 100 रुपया का, बी को 100 रुपीज में ही भेजा, कॉस्ट में भेजा। ठीक है, ट्रेडिंग और पेंडल अकाउंट है ये। तो ए क्या लिखेगा, ए इसको सेल्स बोलेगा कि नहीं बोलेगा। ओके, देखिए ए बी को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका अकाउंट क्या, इसका अकाउंट फॉर तो करना पड़ेगा ए को अपने बुक्स में। तो इसको कैसे अकाउंट फॉर करेगा, ए इसको सेल्स की तरह ट्रीट करेगा। तो ए इसको ऐसे लिख सकता है, बाय सेल्स 100 रुपीज। बी को भी इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, तो बी इसको कैसे अकाउंट फॉर करेगा, ट्रेडिंग पीएनएल बी का बना लेते हैं। तो बी इसको बोलेगा टू परचेजेस, वो लिखेगा 100 रुपीज। बट एक बात बताइए, क्या ये एक्चुअल में सेल्स हो रहा है, नहीं। क्या ये एक्चुअल में परचेज हो रहा है, नहीं। अरे बाबा, ये तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट विद इन द कंपनी का ट्रांसफर है, तो इसको सेल्स बोलना लॉजिकल होगा, नहीं। तो इसलिए इसका बस नाम पड़ा इंटरनल ट्रांसफर। इसका भी नाम पड़ा इंटरनल ट्रांसफर। है ये नेचर में ये परचेज और सेल्स ही है, बट हम लोग इसको परचेज और सेल्स बोलना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ये बाहर वालों को सेल नहीं हो रहा है, कंपनी विद इन द कंपनी सेल हो रहा है, तो इसलिए हम लोग को ये बोल दिया। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल ट्रांसफर। अब सपोज कीजिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में है और ये 100 रुपया का गुड्स इसको 120 में बेच रहा है, प्रॉफिट में, मतलब 20 रुपीज का प्रॉफिट ले रखा है। तो उस केस में कैसे होगा, तो ये अपना सेल्स कितना का रिकॉर्ड करेगा, 120 में बेचा है, तो ये लिखेगा अपना 120, करेक्ट। और ये अपना परचेज भी 120 रिकॉर्ड करेगा। बट अब क्या बोल रहा है, ईयर एंड में आके इस गुड्स से उसको 50% ऑफ द गुड्स अभी भी बचा हुआ है, मतलब बाय क्लोजिंग स्टॉक 50 रुपीज, बाय क्लोजिंग स्टॉक 50 रुपीज, सॉरी 60 रुपीज, 60 रुपीज का है। तो अब जो 60 रुपीज का गुड्स जो सेल हुआ, वो बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि वो सेल्स हुआ है 72 रुपीज में, मतलब 60 रुपीज का स्टॉक 72 रुपीज में सेल हुआ। तो अब बताइए इसने ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न किया, 2 GP 12 रुपीज। ठीक है, अब जो ये हुआ बी का बात। अब हम लोग आते हैं ए में। ए ने 120 में सेल किया, लेकिन इसको परचेज भी तो किया होगा सेल करने के पहले, तो परचेज इसका कितना था, 100 रुपीज का। तो इसने कितना ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया, 2 ग्रॉस प्रॉफिट 100, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया 20 रुपीज का। तो अब क्या हुआ, देखिए ए और बी दोनों अलग अलग अपने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और पेंडल बनाए। तो ए प्रॉफिट दिखा रहा है 20 रुपीज का, बी दिखा रहा है 12 रुपीज का। तो अब इनका जो मेन कंपनी था वो था ए बी लिमिटेड था। तो ए बी लिमिटेड क्या ये बोल सकता है कि उसको 20 प्लस 12 इक्वल्स टू 32 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, क्या ये बात बोल सकता है क्या? तो अब इसका बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, चलिए हम लोग एक इलस्ट्रेटिव से समझते हैं। सपोज कीजिए कि ए बी पापा है एंड ये उनका ए बी का 2 बेटा है, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी दोनों अपना अलग अलग बिजनेस कर रहा है। तो ए क्या किया, अपने भाई को गुड्स बेचा 120 रुपए में, जिसका कॉस्ट था 100 रुपीज, और ये अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया 20 रुपीज। अब बी के पास जब आए हम लोग, तो बी क्या बोल रहा है, जो 120 में गुड्स मेरे भाई ए ने दिया था, उसको मैंने उसका 50% ऑफ द गुड्स मैंने 72 में बेच दिया, बट कुछ पार्ट नहीं बेच पाया मैं, कुछ पार्ट का मैं सेल नहीं कर पाया। तो ए बी बोलेगा जो मेरा गुड्स का कॉस्ट था 100 रुपया का, जो मेरे गुड्स का कॉस्ट था 100 रुपया का, उसमें से 50% गुड्स तो तुम लोग बेच ही नहीं पाए, तो ये तो सेल ही नहीं हुआ, ये तो सेल हुआ ही नहीं। और तुमने 50 रुपया का गुड्स मैंने सेल किया, तुम लोग दोनों भाई ने मिलकर सेल किया 50 रुपया का गुड्स,
जो इसने सेल किसने किया है, ये सेल किया है बी ने, ठीक है। तो तुम कितना में सेल कर पाए, 72 में, तो मतलब मेरे को तो 22 रुपया का ही प्रॉफिट हुआ, 22 रुपीज का ही। तुम लोग 32 क्यों बोल रहे हो मुझे। तब यहां पे आया पिक्चर स्टॉक रिजर्व का। वो बोला आपने ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें कुछ ऐसा प्रॉफिट एलिमेंट है जो बड़े भाई ए ने चार्ज कर लिया था, बट कंपनी ने उसको रियलाइज नहीं किया। मतलब 100 रुपया का सामान को बी ने को बेचा 120 में, 120 में बेचा। अब इसमें से 60 रुपया का गुड्स तो मैंने बेच दिया, बट 60 रुपया का गुड्स तो नहीं बेच पाया ना, और इसके लिए 10 रुपया का प्रॉफिट तो ए बुक कर रखा है ना। इसका 50% कितना होता है, 10 रुपया। तो ये 10 रुपया ए प्रॉफिट बुक कर रखा है, बट कंपनी ने उसको रियलाइज ही नहीं किया, तो इसलिए वो बात हो गया, वो हो गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इसलिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसको नाम अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उसने नाम रख लिया अपना स्टॉक रिजर्व। आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व। तो होता क्या है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व का मतलब आपका होता है ऐसा प्रॉफिट एलिमेंट जो आप रियलाइज नहीं कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिजर्व, मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। देखिए आपने ये कंपनी के बाहर ये गुड्स नहीं सोल्ड कर पाए, ये तो आपस में बेच के मैंने प्रॉफिट कमा लिया। अगर मैं आपस में बेच के प्रॉफिट कमा के अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूं, तो हर कंपनी ये करने लगेगी ना। वो तो आपस में ही डिपार्टमेंट में ही प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते जाएगी और प्रॉफिट अपना बढ़ाते जाएगी। बट वैसे तो नहीं कर सकते हैं ना हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ उतना ही प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकते हैं जो बाहर वालों को बेच के हमने रियलाइज किया। आपस में ट्रांजेक्शंस को नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग, आपस के ट्रांजेक्शन से जो प्रॉफिट हुआ उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो अब यहां पे बोला गया कि आपने जो 60 रुपया का सामान जो नहीं बेच पाए, तो इसका कॉस्ट था 50 रुपया, तो 10 रुपया का प्रॉफिट आप रियलाइज नहीं कर पाए, जिस कारण से वो हो गया आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज स्टॉक रिजर्व। बट सर क्वेश्चन क्या इतना सिंपल आएगा एग्जाम में कि आपने बता दिया ए ने बी को गुड्स भेजा, उसमें से इतना 10 रुपया निकाल दो? नहीं, क्वेश्चन बहुत केस में आ सकता है। क्या क्या केसेस में क्वेश्चन आ सकता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो मैंने स्टॉक रिजर्व के लिए आपको क्या बताया, स्टॉक रिजर्व के लिए मैंने बताया स्टॉक रिजर्व दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए मैंने बताया आपको क्लोजिंग स्टॉक ले लो, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रांसफर्ड गुड्स लेना है, ठीक है, सिर्फ ट्रांसफर्ड गुड्स का फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट इनटू जीपी रेशियो। अब सर जीपी रेशियो किसका लेना है, जीपी रेशियो लेना होगा आपको ए का। याद कीजिए ए और बी का ट्रांसफर है ना, तो ए आपको लेना होगा जीपी रेशियो ऑफ ए। सर जीपी रेशियो ऑफ ए क्यों लें, तो एक बात बताइए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रांसफर्ड गुड्स जो 60 रुपया रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो ए के लिए क्या सेल प्राइस था या कॉस्ट प्राइस था? कॉस्ट प्राइस उसका 50 रुपया था ना। ए के बुक्स में ध्यान दीजिएगा, ए के बुक्स में आपने ए ने कुछ ऐसा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाया था, परचेजेस दिखाया था 100 रुपया, सेल्स दिखाया था 120 रुपया, ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया था 20 रुपीज का। तो ये देखिए सेल प्राइस 120 का 50% निकाला, तो ए के बुक्स में ये सेल प्राइस है, तो आप इसको बोल सकते हैं सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, जीपी बाय सेल्स। तो सेल्स कट गया, बट गया आपका जीपी, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन आपका बीक में क्या हुआ था, बीक 120 था, 72 था सेल किया, 60 बच गया था, ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया था 12 रुपया का। तो अब इस 60 में से कितना ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकालना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट किसने, जो अर्न्ड बाय ए, ये बात याद रखना होगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए, अर्न्ड बाय ए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो जीपी रेशियो किसका लेना होगा आपको, जीपी रेशियो ऑफ ए लेना है आपको। ए मतलब क्या, ट्रांसफरर डिपार्टमेंट का लेना है आपको।
ठीक है, अब ये हो गया। तो अब आता है आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रांसफर्ड गुड्स। तो अब इसमें आपको स्टॉक रेशियो निकालने के लिए 3-4 केसेस हैं, वो क्या है आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको रब कर दे रहा हूं मैं। तो अब ये जो 3 केस मैं बताऊंगा, इसमें केस 1 मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, उससे जनरली क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि वो बहुत इजी हो जाता है। आपको केस 2 और केस 3 जो मैं समझाऊंगा उनको आपको एकदम ध्यान से सुनना है, आपको उससे एग्जाम में ही उसी से क्वेश्चन आएगा तो आपको, ठीक है। तो केस 1 जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ए ने बी को गुड्स भेजा 100 रुपीज का और बेचा कितना में, 120 में। मैं आपको ये एग्जांपल ऑलरेडी समझा चुका हूं, बट इसमें मैं एक नया कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं उसी एग्जांपल को लेके नया कॉन्सेप्ट इसमें इंकॉर्पोरेट कर रहा हूं। तो ध्यान सुनिएगा इस एग्जांपल को। तो अब जो यहां पे 120 में भेजा था, तो आपको अभी तक मैंने क्या बताया कि क्लोजिंग स्टॉक, अभी तक मैंने आपको ऐसा बताया था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी में 60 रुपया का गुड्स है जो ए से आया था। ये मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया था कि कितना स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए में, बी के क्लोजिंग स्टॉक में जो 60 रुपया पड़ा हुआ था, मैंने बोला पूरा का पूरा आपको ए से आया था। तो आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो आपको क्या करना है, तो अगर आपको मालूम है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक ए का है, तो आप क्या करेंगे, 60 लेंगे और जीपी रेशियो ऑफ ए। जीपी रेशियो ऑफ ए क्या है यहां पे बताइए आप, इंटू 20 रुपीज जीपी है और डिवाइडेड बाय सेल्स करते, तो उसका सेल प्राइस क्या है, 120। हमेशा याद रखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो निकलता है वो सेल्स पे निकलता है, वो सेल्स पे निकलता है। क्वेश्चन में अगर कॉस्ट में दिया हुआ होगा तो भी आप उसको पहले सेल्स में कन्वर्ट कीजिएगा फिर निकालिएगा, ठीक है। तो अब ये कितना निकल जाएगा, 60 पे 20 बाय 120 करेंगे तो आपका निकल जाएगा ये 10 रुपीज। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे देगा, बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी में 40% ऑफ द स्टॉक इज फ्रॉम ए, 40% ऑफ द स्टॉक इज फ्रॉम ए एंड जो रेस्ट है वो किसी बाजार से मैंने परचेस किया होगा, वो वाला ट्रांसफर्ड गुड्स होगा। तो उस केस में कैसे करेंगे, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी कितना था, 60 रुपए का था। बोलेगा इसमें 40% ऑफ द स्टॉक ऐसा है जो ए से ट्रांसफर होके आया है, तो आप इसमें 40% ले लीजिए, मतलब 24 रुपीज का गुड्स ट्रांसफर होके आया है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है जीपी रेशियो ऑफ ए, वो क्या है, इंटू 20 बाय 120। तो आप क्या करेंगे, 24 इंटू 20 बाय 120, 24 इंटू 20 बाय 120, ये आ गया आपका 4 रुपीज। दूसरे तरह से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अब तीसरा वाला जो क्वेश्चन, आप तीसरे तरह से आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो बोलेगा आपको साइलेंट रहेगा, आपको कुछ बताएगा ही नहीं कि कितना गुड्स है कितना गुड्स नहीं है। तो इस केस में कैसे सॉल्व करें, तो आपको इस केस में ट्रांसफर रेशियो निकालना पड़ेगा। ट्रांसफर रेशियो कैसे निकलता है सर, तो इसमें आप क्या करेंगे, गुड्स फ्रॉम ए बाय गुड्स फ्रॉम ए प्लस परचेजेज जो आपने एक्सटर्नल परचेज किया होगा प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये क्या निकाल दिया आपने, मतलब देखिए मैं आपको एक यहां बता रहा हूं, सपोज कीजिए ये बी का ट्रेडिंग अकाउंट है, तो इसमें क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आएगा, टू इंटरनल ट्रांसफर आएगा, टू परचेजेज आ सकता है जो ये एक्सटर्नल किया होगा, टू डायरेक्ट एक्सपेंस आ सकता है, डेबिट साइड में यही चार्ज आ सकता है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो मैं बोल रहा हूं आपको सिर्फ इन तीनों को लेना है, सिर्फ इन तीनों को लेना है, इंटरनल ट्रांसफर फ्रॉम ए, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको निकालना है कि ट्रांसफर रेशियो, मतलब जो गुड्स इस साल मेरे वेयर हाउस में रिसीव हुआ है उसमें से हाउ मच परसेंटेज वाज फ्रॉम ए, मतलब ट्रांसफर रेशियो कितना गुड्स जो मैंने परचेज किया है उसमें से ए से कितना लिया है वो परसेंटेज निकाल लो आप। तो कैसे करोगे, इंटरनल ट्रांसफर फ्रॉम ए
बाय टोटल, इंटरनल ट्रांसफर फ्रॉम ए बाय टोटल, ये रेशियो निकलेगा आपका। सपोज कीजिए ये रेशियो आपका निकला 40%, तो ये 40% आपको यहां पे यूज करके अकॉर्डिंगली फिर सॉल्व करना है आपको। तो इन 3 तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। आपको डायरेक्ट भी बता सकता है क्वेश्चन, आपको परसेंटेज डायरेक्टली भी दे सकता है, या आपको हो सकता है आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने भी बोल सकता है। तो आपको तीनों चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। अब चलिए मैंने ये चीज यहां पे समझा दिया, ये एग्जांपल लेके अब मैं आपको इसमें से केस स्टडीज और बताऊंगा कि स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन में और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा दूसरा केस कैसे हो सकता है, आइए डिस्कस करते हैं। दूसरा केस हो सकता है ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किया, ये तक हम लोग पढ़ लिए थे। मतलब 100 रुपया का गुड्स 120 में बेचा, और बी ने भी ए को गुड्स बेचा। इसने सपोज कीजिए 50 रुपीज का गुड्स भेजा, और यहां पे 30 रुपीज का गुड्स बचा हुआ है, 30 रुपीज का, ठीक है। सर 50 रुपीज का गुड्स को 75 रुपए में बेचा था, सपोज कीजिए, ठीक है। 50 रुपीज का गुड्स को 75 रुपए में बेचा, ए ने 100 रुपीज का गुड्स को 120 बेचा। और बोल रहा है आपका क्वेश्चन, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे कि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होगा, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें से 60 रुपीज का गुड्स बचा हुआ है, और इसमें से 30 रुपीज का गुड्स बचा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकाल के बताओ मुझे। तो कैसे होगा, आपको 2 स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। एक ए के बुक्स में जो बी का स्टॉक है, बी का स्टॉक कितना बचा हुआ है, 30 रुपया है। और अब आपको निकालना पड़ेगा क्या कि बी ने इस 30 रुपया में कितना प्रॉफिट कमाया। और देखिए बी ने जो प्रॉफिट कमाया, और इसमें ये हम लोग स्टॉक बेच नहीं पाए, और इस स्टॉक पे बी ने कुछ प्रॉफिट कमाया है जो हम लोग रियलाइज नहीं कर पाए, तो हमें वो हटाना पड़ेगा। तो हमें जानना क्या है, इस स्टॉक पे बी ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो बी ने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, 25 रुपीज का, कितना पे, 75 पे, ठीक है। तो अब इस पे कितना आ रहा है आप कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 10 रुपीज, ठीक है। अब आते हैं बी के बुक्स में। बी के बुक्स में ए का स्टॉक कितना का है, 60 रुपए का स्टॉक है, इनटू अब इस 60 रुपया के स्टॉक में जो बी के बुक्स में है और एक से आया था, वो ए से आया था, मतलब ए ने इस पे कुछ प्रॉफिट अर्न कर रखा होगा, बट हम लोग ने इसको बेच नहीं पाए, मतलब बी इसको बाहर बेच नहीं पाया। तो मतलब ये इस पे जो प्रॉफिट ए ने चार्ज किया है वो अभी रियलाइज नहीं हुआ है, तो उसको अनरियलाइज पोर्शन को हटाना पड़ेगा। तो कितना होगा, 60 इंटू प्रॉफिट था 20, सेल्स का था 120, तो ये हो गया आपका 10 रुपीज। तो टोटल स्टॉक रिजर्व कितना हो गया, 20 रुपीज का। टोटल स्टॉक रिजर्व 20 रुपीज का हो गया। अब इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से चेंज कर सकता है, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली 60 एंड 30 हो सकता है, नहीं दो आप क्वेश्चन क्या बोल देगा इसमें, 50% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ए इज lying in the closing stock, या फिर 50% of the closing stock of B is from A। वो क्वेश्चन इस तरह, आपको उस क्वेश्चन को इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है, उसका मतलब समझ के बस, और कुछ नहीं। हल देखिए क्वेश्चन हमेशा एकदम इजी रहेगा, बट उसको आप क्वेश्चन को पढ़ने में हल्का सा भी चूक करेंगे ना, वहां पे आपकी गलती हो जाएगी। तो क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं। या फिर तीसरा पॉइंट कैसे होगा, आपको बोल देगा क्लोजिंग स्टॉक ये ट्रांसफर का रेशियो ही नहीं देगा, तो उस केस में कैसे करेंगे आप, उस केस में आपको पहले ट्रांसफर का रेशियो निकालना होगा, उसको फिर इस पे अप्लाई करना होगा क्लोजिंग स्टॉक पे, और फिर आपको ये निकालना होगा, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड सिनेरियो पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको एकदम ध्यान से सुनना है। ये हमेशा आप अगर एग्जामिनर से कमेंट्स को देखेंगे तो थर्ड केस जो मैं समझाने जा रहा हूं, स्टूडेंट्स ने हमेशा इसमें गलतियां की है, हमेशा इस पे गलतियां की है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो स्टूडेंट्स ने गलतियां की हैं, तो आई वांट कि यू शुड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। मेरे वीडियो से आप में एटलीस्ट इतना इंपैक्ट पड़ना चाहिए कि एटलीस्ट आप ये मिस्टेक जो मैं बताने जा रहा हूं आप वो नहीं दोबारा करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड सिनेरियो, ध्यान से सुनिएगा इसको, एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। थर्ड सिनेरियो क्या होता है पहले वो बताता हूं।
इसमें 3 डिपार्टमेंट होंगे आपके, ए, बी और सी। ए बी को गुड्स बेच रहा होगा, बी जो गुड्स मिला ए से उसको प्रोसेस करेगा और सी को भेजेगा। तो आप ध्यान में अपने रिकॉल कीजिएगा ये किस टाइप का डिपार्टमेंट है, मैं आपसे पूछूंगा 2 मिनट बाद, ठीक है। ए आपको अब सी को भी डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा होगा, मतलब ए बी को गुड्स भेजेगा, बी उसको प्रोसेस करेगा और सी को भेजेगा। ए डायरेक्टली भी सी को भेज रहा है, ठीक है। तो अब इस केसेस में कैसे निकालेंगे स्टॉक रिजर्व, वो है, ठीक है। तो अब ये इस टाइप के डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं असेंबली लाइन डिपार्टमेंट। मतलब असेंबली लाइन डिपार्टमेंट मतलब हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर मैं इसको एग्जांपल से लेकर समझाता हूं तो बता, ए का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 का, बी का क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 का एंड सी का क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 का। ये आपके बुक के क्वेश्चन का ही एक एक्सट्रैक्ट लिया है मैंने। ए जो बी को गुड्स भेज रहा है वो कॉस्ट प्लस 20% पे भेज रहा है, ए जो सी को भेज रहा है वो भी कॉस्ट प्लस 20% पे भेज रहा है एंड बी जो सी को भेज रहा है वो 20% ऑन सेल्स पे भेज रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें बी के स्टॉक में 50% ऑफ गुड्स इज फ्रॉम ए एंड सी के स्टॉक में बोल रहा है 75% बी से है एंड 25% ए से है। मतलब आपके क्वेश्चन में ट्रांसफर रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन के बुक से एक्सट्रैक्ट से ही है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे आइए वो समझते हैं। तो पहला बताइए, क्या ए ने किसी डिपार्टमेंट से परचेस किया, बी से, सी से? नहीं, तो ए के बुक्स में कोई भी स्टॉक रिजर्व नहीं होगा। अब आते हैं बी के बुक्स में। तो बी के बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000 का। हमें निकालना क्या है, इस स्टॉक में से ए का स्टॉक कितना है। ए का स्टॉक कितना है? 50%, तो कितना हो गया? 10,000। ये 10,000 सेल प्राइस पे है, मतलब इसमें ऐसा प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है जो ए ने चार्ज किया है, बट अभी तक हम लोगों ने रियलाइज नहीं किया। तो इसमें से उस पर्सन को हटाना होगा। तो कितना होगा? 10,000 इंटू जीपी रेशियो ऑफ ए। तो क्या होगा? कॉस्ट प्लस 20। सपोज कीजिए कॉस्ट आपका 100 था, तो 20 रुपीज आपने प्रॉफिट चार्ज किया, 120 में बेच दिया। तो कितना हुआ आपका जीपी रेशियो? क्या हुआ? 20/120 इंटू 100 इक्वल्स टू 16.67% आएगा आपका। तो 10,000 इंटू 16.67%, ये आ गया आपका 1667, ठीक है। ये आ गया बी के स्टॉक में। अब आते हैं हम लोग सी के स्टॉक में। सी के स्टॉक में बोल रहा है दो तरह से आ रहा है। पहला जो 75% बी से आ रहा है, 25% ए से आ रहा है। तो चलो पहले 25% वाला कर लेते हैं। तो ए का स्टॉक कितना है? 5,000 इंटू 25%, मतलब आपका कितना आ गया? 1250 रुपीज। 1250 का स्टॉक ऐसा है जो ए से आया है आपको। तो ए का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 16.67%। तो ए ने कितना प्रॉफिट चार्ज किया जो सी अभी बाहर बेच के रियलाइज नहीं कर पाया है, इंटू ये आ गया आपका ₹208 अप्रोक्सीमेशन। अगर कुछ एरर्स हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं बी का। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक, यहां पे गलती ही नहीं होती, गलती इसी में होती है। एकदम ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, यही आप गलती करते हैं। तो क्या होगा, अब आपको निकालना होगा सी के स्टॉक में बी का स्टॉक कितना था। 5,000 इंटू 75%, ये आ गया आपका 3750, ठीक है यहां तक। अब आपको का क्या निकालना होगा, ये जो आपका बी का स्टॉक है इसमें बी ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट चार्ज किया जो अभी सी बेच के रियलाइज नहीं कर पाया। तो बी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना था? 20% था। तो इस पे अब कर दीजिए आप 20%, तो कितना आता है? 3750 इंटू 0.2, 750 रुपीज।
मतलब 750 रुपीज बी अभी सी अभी रियलाइज नहीं किया है, अभी पूरा कंपनी एज ए कंपनी रियलाइज नहीं हुआ है, एज ए कंपनी रियलाइज नहीं हुआ है। तो ये आपका हो गया स्टॉक रिजर्व, ठीक है। अब एक बात बताइए, बी जो सी को गुड्स भेजा था, बी जो सी को गुड्स भेजा था, उसमें कुछ एक अभी तो एलिमेंट था, उसमें कुछ एक अभी तो एलिमेंट था। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं 3750 माइनस 750 इक्वल्स टू 3000। ये एक बी के बुक्स में कॉस्ट था। मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये बी के बुक्स में 3000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं ये भी तो बोल सकता हूं यहां पे 3750 इज इक्वल टू यहां पे 3000। अब अगर ये 3000 रुपया यहां पे पड़ा हुआ है तो इसमें भी तो कुछ एलिमेंट होगा जो ए से ट्रांसफर होके आया होगा, जो ए से ट्रांसफर होके आया होगा। आपको उसका मतलब ए का प्रॉफिट भी तो हटाना पड़ेगा। तो कैसे करें, मतलब आपको पहले यहां पे बी के कॉस्ट पे लाइए, उसके बाद क्या करना होगा, आपको यहां पे निकालना होगा इसका, इसमें से कितना पोर्शन ए का है। तो 3000 तो आपके बी का कॉस्ट है और ट्रांसफर रेशियो कितना है 50%। मतलब बी के बुक्स में जो भी स्टॉक होगा उसका सिर्फ 50% ए से आया है। तो 3000 का 50% ए से आया हुआ होगा, तो इंटू 50%, मतलब 1500 रुपया का गुड्स जो है वो ए से आया हुआ है जो बी के स्टॉक में था, और जो वैसा बी का स्टॉक जो सी के स्टॉक में था। इसको अगर दूसरे वर्ड्स में मैं बोलूं, सी के बुक्स में बी का कितना स्टॉक था और बी के स्टॉक में ए का कितना पोर्शन स्टॉक था, तो वो हम लोग मतलब सी के स्टॉक में ए का स्टॉक कितना है वो भी निकालो, जो बी के स्टॉक में इंक्लूडेड है वो निकालना होगा। ये 1500 आया। अब ए का जीपी रेशियो कितना है 16.67%। कितना आएगा आपका 1500 इंटू 0.1667, ये आ गया आपका 250 रुपीज। तो इस पार्ट में मोस्टली सब स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो आपको इस पार्ट में मिस्टेक नहीं करना है। तो आपको ये मिस्टेक ना हो इसलिए आपको मैं कॉन्सेप्ट इजी वे में समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है आपको समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए, अगर सपोज कीजिए ए डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट है ए, बी और सी। ए ने बाहर से परचेस किया 100 रुपीज का गुड्स, बी को बेच दिया 120 में, और सी ने इसको पूरा 132 में बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया। तो बेसिकली बी के बुक्स में कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ए के बुक्स में कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं, एंड सी के बुक्स में ये पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। सी ने एक्सटर्नल पार्टीज को सेल नहीं किया। तो आप क्या बोलेंगे, अगर हम लोग यहां पे अभी कैलकुलेट, ये पोर्शन में कैलकुलेट क्या किए थे कि हम बोले 132 का स्टॉक बी से आ रहा है इंटू मल्टीप्लाइड बाय आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा बी का। बी ने 12 रुपीज का प्रॉफिट कमाया बाय 132 रुपीज के सेल्स में, तो मतलब 12 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग बोल रहे हैं स्टॉक रिजर्व 12, यहां पे हम लोग बोल रहे हैं ये जो 750 निकाला ना हम लोगों ने, ये 12 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं क्या 12 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक, 12 रुपया का स्टॉक रिजर्व था? नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्यों? स्टॉक भाई देखो, तुमने 100 रुपया का गुड्स लेके आए, उस पे डिपार्टमेंट ए 20 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है और डिपार्टमेंट बी 12 रुपीज का रिपोर्ट कर रहा है। मतलब टोटल में ये तो बोल रहा है 32 रुपीज का रिपोर्ट कर रहा है प्रॉफिट, और बाहर तो सेल हुआ ही नहीं है, गुड्स पूरा का पूरा ही रखा हुआ है यहाँ पे। तो वो कंपनी तो बोल रही 32 रुपीज का प्रॉफिट, और कंपनी से एक्सटर्नल कुछ सेल्स हुआ ही नहीं है। तो फिर कैसे हो सकता है? तो आपको ये 20 रुपीज भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये 20 रुपीज कैसे लाओगे आप? आपको क्या करना होगा, 132 माइनस 12, ये आया 120। मतलब सी के बुक्स में जो बी का स्टॉक था, सी के बुक्स में जो बी का स्टॉक था, अब उसको बी के कॉस्ट पे ले आओ, उसको बी के कॉस्ट पे ले आओ, और फिर उसमें से फाइंड करो कि उसमें ए का स्टॉक कितना है, और उसका ए ने जो उसमें प्रॉफिट कमाया उसको माइनस करो। तो ए का स्टॉक 120 का है, उसमें ए ने कितना कमाया 20 रुपीज, तो उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो अब ये 20 रुपीज इस 250 को रिपोर्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इस 250 को। तो आपको दोनों प्रॉफिट को, मतलब आपका ये टू ये आपका रिकंसिलिएशन होगा, सिर्फ ये टू ये नहीं कर सकते हैं आप।
आपको एज अ होल पूरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। तो ये था। तो सर इसको कैसे करें हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करें? तो अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे तो मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा है कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, बी के बुक्स में जाओ और देखो कि ए का स्टॉक कितना है। ए के स्टॉक में ए का ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ गया स्टॉक रिजर्व, सॉल्यूशन नंबर 1। फिर सी के स्टॉक में जाओ, उसमें से देखो ए का स्टॉक कितना है, उसमें ए का ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दो, ये स्टॉक रिजर्व आ गया, सॉल्यूशन नंबर 2 डन। यहां तक आपको मार्क्स मिल गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। तुम यहां पे देखो बी का स्टॉक कितना है, यहां पे निकालिए, और उसमें बी ने कितना स्टॉक रिजर्व है, इसमें बी का स्टॉक रिजर्व कितना है, मतलब उसमें बी का ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 3। फिर लास्ट पार्ट, आपको ये जो गुड्स है, बी का गुड्स है, इसको बी के कॉस्ट प्राइस पे ले जाओ, इसको बी के कॉस्ट प्राइस पे ले जाओ और आइडेंटिफाई करो इस बी के स्टॉक में ए का गुड्स कितना है, ए का गुड्स कितना है वो आइडेंटिफाई करो। वो यहां पे आपने आइडेंटिफाई किया 1500, ठीक है, और इस गुड्स में ए ने कितना प्रॉफिट चार्ज किया वो आइडेंटिफाई कर लो। तो आपका ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 4, ये आपका निकल गया स्टॉक रिजर्व। तो आपका 4 स्टॉक रिजर्व निकलेगा, बी के बुक्स में 1, सी के बुक्स में 3 स्टॉक रिजर्व निकलेगा, एक डायरेक्टली जो ए से आया है, देन डायरेक्टली जो बी से आया है, और बी के बुक्स में जो ए का है, ये 3 स्टॉक रिजर्व यहां और 1 स्टॉक रिजर्व यहां पे निकलेगा। ये हो गया आपका 4 स्टॉक रिजर्व। तो इससे ज्यादा स्टॉक रिजर्व में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। अब आपका बात आता है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट करें सर। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी इसी तरह से कैलकुलेट होगा। तो सर उसमें ट्रांसफर रेशियो और जीपी रेशियो क्या लें? अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो वही लीजिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा तो आपको जो इस साल का आपने जो निकाला है ट्रांसफर रेशियो, जीपी रेशियो, उसी को अज्यूम कर लीजिए। और अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और आप एज्यूम कर रहे हैं कि सेम है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ट्रांसफर रेशियो इस साल का और प्रीवियस ईयर का सेम है, तो आई विल सजेस्ट आप ग्रॉस जो स्टॉक रिजर्व निकालेंगे उसको नेट में निकालिए। कैसे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को स्टॉक मान के उस पर स्टॉक रिजर्व निकालिए, क्योंकि आपको 2 बार स्टॉक रिजर्व निकालेंगे, आपका टाइम 2 बार जाएगा, एक बार में ही निकाल लीजिए उस पर, ठीक है। तो आपको देखिए, क्योंकि आपका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व दोनों आपके जनरल P&L अकाउंट में अलग अलग साइड रहते हैं, तो मतलब उसको आपको एनीवेज नेट ऑफ करना है, ठीक है। तो आप अलग अलग निकाल के भी डिफरेंस करेंगे उसका। तो इससे अच्छा आप एक बार में स्टॉक को माइनस कर दीजिए, और सारे पैरामीटर्स तो आपके सेम ही है दोनों साल के। बट ये चीज आप तभी कर सकते हैं जब आपका ट्रांसफर रेशियो और जीपी रेशियो दोनों साल का सेम होगा, तो ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये चीज था। अब आपका आता है तीसरा बात कि अगर सर ये स्टॉक रिजर्व हम लोग जनरली तो जनरल P&L अकाउंट से माइनस करते हैं, मेरे को अगर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड P&L से ये स्टॉक रिजर्व को माइनस करना होगा तो किस डिपार्टमेंट से करें? तो आपको एक बात बताइए, ये डिपार्टमेंट, ये जो प्रॉफिट है ये है क्या? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट अपने बुक्स में रिकॉर्ड कौन करके रखा है? जिस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया है, जिस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया है। तो जो ट्रांसफरर डिपार्टमेंट होगा उसके बुक से स्टॉक रिजर्व माइनस होता है, उसके बुक से स्टॉक रिजर्व माइनस होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जो ट्रांसफरर होता है उसके बुक से, इस केस में ए के बुक से क्या होगा माइनस? ए के बुक से 1667 माइनस होगा, ए के बुक से क्या माइनस होगा? 1667, और क्या माइनस होगा? 208, और क्या माइनस होगा? 250, ये वाला 208 एंड 250। बी से बुक से कितना माइनस होगा? आपका माइनस होगा ये 750, बी के बुक से जाएगा सिर्फ 750। तो ये था आपका स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अब आएगा आपका एक मेमोरेंडम मार्कअप और मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट का आता है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली मुझे लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।